वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। और आज की सुबह बड़ी मुख्तलिफ है और इस मुख्तलिफ सुबह का आगाज़ ऐसे करेंगे कि जो प्यारी प्यारी बातें होती हैं ना वो हमेशा हम करते हैं, क्योंकि आज वीक का भी स्टार्टिंग है, क्योंकि मंडे है और मंडे से पहले आता है संडे और संडे से पहले आता है सैटरडे। सो आई होप कि इट वाज अ अमेजिंग वीकेंड, क्योंकि कुछ लोग के वीकेंड बड़े प्लान्ड होते हैं कि हमने मूवी भी देखनी है, हमने बच्चों के साथ घूमने भी जाना है, हमने घर में टाइम भी देना है, हमने ग्रोसरी भी करनी है, हमने लॉन्ड्री भी करनी है, हमने घर के कुछ कामों की मरम्मत भी करनी है। आप क्या करती हैं वीकेंड पे? हाँ यही सब लॉन्ड्री, क्योंकि वो पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री जमा हुई हुई होती है, वो सब करती हूँ। बाकी जो कुछ टिफिन बॉक्सेस में ना बहुत सारी चीज़ें फ्रीज करके रख देती हूँ, जो कि ताकि वीक पूरे वीक चल जाए। मतलब जैसे इस तरह की चीज़ें फ्रीज करती हूँ जो कि एक दो दिन में ही हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। लेकिन जैसे कबाब हैं वो बना के फ्रीज अगर कर देती हूँ, वो आपके पूरा महीना चल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सारे वीकेंड पे होती हैं। आप भी अपने वीकेंड के बारे में बता सकते हैं कि आप क्या कुछ करते हैं वीकेंड के ऊपर, और आप कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसा मशवरा चाहते हैं कि भाई वीकेंड के ऊपर मैं ये करना चाहती हूँ बिलाल भाई, लेकिन वो होता ही नहीं है काम। तो कोई ऐसा टॉपिक रख लें हम जो वीकेंड को कैसे आप यूजफुल बना सकते हैं, तो ये टॉपिक भी हम रखेंगे। और आज का टॉपिक खासा मुख्तलिफ है, और ज़्यादा मुख्तलिफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि अक्सर बेशतर आप उस गेस्ट को हमारे प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, लेकिन खासा मुख्तलिफ इसलिए है कि आज ख़ास बातें होंगी और आज आपके जो चेहरे की खूबसूरती होती है ना, जो ग्लो होता है वो ग्लो वापस लाएंगे। आपके जो ना स्किन से रिलेटेड हम आपको बहुत सारी टिप्स देने जा रहे हैं आज, जो हमारे साथ एक बहुत अच्छी सी गेस्ट होंगी जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारी स्किन के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम अच्छी बात की तरफ आएँ, जिससे हम अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो है ना वो दूसरों में झूठी सच्ची बातें फैलाते हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो मुझे ऐसे लोग ना सख्त नापसंद है जो मतलब आपके यही चीज़, आपके जो ताल्लुकात हैं, आपके एतमाद है, इसको ख़त्म कर देती है और माहौल में नफ़रत, एक नेगेटिविटी फैला देते हैं। तो ऐसे लोग वाकई मुश्किल पैदा करते हैं। पता नहीं ऐसे लोग क्यों होते हैं बिलाल है, और वो लोग अपने लिए भी दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो आपने कहा ना कि मुझे नापसंद, वो सबको ही नापसंद होता है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनको पसंद करता हो। कभी कभार लोग ये बातें जानबूझकर नहीं फैलाते, लेकिन अक्सर लोग सोचे बगैर और मजाक में भी ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे किसी का दिल टूट सकता है। नहीं, ये चीज़ कभी कभार ना आप मजाक भी ऐसा करें कि जिससे एटलीस्ट मजाक में और बदतमीजी में एक बड़ी बारीक थिन लाइन होती है, और वो थिन लाइन को क्रॉस ना करें। क्योंकि हम सबको चाहिए कि जो सोच समझ कर अगर हम बात करेंगे ना, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, वो इसीलिए कहते हैं भाई। तो बगैर सबूत या वजह के आप किसी के बारे में कोई बात ना फैलाएं, और अगर कोई ऐसा करे तो एक मस्बत अंदाज में आप उसको समझाने की कोशिश करें। और याद रखें, जो अल्फाज की ताकत है ना, वो कभी कभार आपको ज़ख्म भी देते हैं और कभी ऐसे आपका दिल खुश कर देते हैं कि आपका पूरा दिन खुशगवार हो जाता है। तो इसलिए सोच समझकर बात करना, दूसरों की इज्जत करना और अफवाहों से दूर रहना, ये सिर्फ इखलाकी फ़र्ज़ नहीं बल्कि हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है। बिलाल, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि देखें, वी आर नॉट एंजल्स। हम सब लोग जो ये अच्छी अच्छी बातें अगर हम फैला रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है हम एक परफेक्ट इंसान है। भाई, हमारे अंदर भी ये सारे लूप होल्स हैं। लेकिन क्या होता है कि अल्लाह ताला ने ये रखा है कि आपके अंदर एक वो क्या बोलते हैं कि बदगुमानी, ये कुरान में भी इस चीज़ का सूरह हुजरात में जिक्र है। बदगुमानी हर इंसान में आ जाती है, लेकिन द की इज़ कम्युनिकेशन। आप फ़ौरन कम्युनिकेट करके ना उस बंदे से, आपको जैसे उस बंदे से आप कम्युनिकेट करेंगे ना, आप यकीन करें जो आप पूरी रात से सोच रहे होंगे, उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग आ रही होगी, वो कम्युनिकेशन के बाद ऐसे सॉल्व हो जाएगी कि आप सोचते रह जाएंगे कि यार ये तो आपके अंदर खुद ही पल रही थी चीज़, और ये शैतान बरगलाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही आपने उस बंदे से बात की, फ़ौरन हर चीज़ सही हो गई। देखिए तफशीन, हमारी ज़बान जो है ना वो हमारी शनाख्त है। इसे इज्जत और एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, और इसे इस तरह से इस्तेमाल करें कि ऐसा लगे कि भाई यू ओन दैट लैंग्वेज ना। मतलब हम इतनी गंदी गुफ्तगू करते हैं, हम इतनी गलीज़ गुफ्तगू करते हैं, हम ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ऑफिसेज़ में, घरों में, दोस्तों की महफिल में,
और रिश्तेदारों के लिए या फिर मोहल्लेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, खुदारा इसको थोड़ा सोचें ना, सोचें कि आप क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अगर मतलब अगर यही अपना पूरा इम्तियाज बना लिया और यही तरीका अख्तियार कर लिया कि बस नेगेटिविटी आपने हर बात गंदे स्टाइल में, गंदी ज़बान में, गंदी लैंग्वेज में, तो वो आप खुद अपने अंदर पहले रीप्रोग्राम कर रहे हैं। यानी कि वो नेगेटिविटी पहले आपने अपने अंदर रीप्रोग्राम की, फिर अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो आपने अगर अपने माइंड को क्लीन और पुरसुकून रखना है, अपने ज़मीर को, अपनी रूह को साफ़ सुथरा रखना है, तो सबसे पहले जो पावर ऑफ पॉजिटिविटी है, जो अच्छे अल्फाज हैं, अच्छी अफर्मेशंस हैं, उसी से अपने दिन का आगाज़ करें और मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई बात नहीं होगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी खबरें हैं आज क्योंकि वीकेंड के बाद जब पहला दिन होता है तो खबरें काफ़ी सारी जमा हो चुकी होती हैं जो आपको बतानी होती हैं, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट होती हैं, कुछ मैच्योर हो चुकी होती हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने रख देते हैं सेनेट की और कौमी असम्बली की, जो मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्विदा है आज ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। जो इजलास है उसका एजेंडा जारी कर दिया गया है और अफशीन अब आप बताएं कि ये जो जिसके मुताबिक क्या कुछ कहना है इस ये जो ड्राफ्ट है बेसिकली वो तैयार कर लिया गया है और उसके मुताबिक ऐवान में 27वीं आईनी तरमीम पर जो कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ है उसकी रिपोर्ट अब पेश की जाएगी। फिर सेनेटर फारूक इशनाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि जो वज़ीर कानून है ऐवान में तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। आपने देखा जो गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर करते हुए जो क्लॉजेस थे उसके शिकवार 49 तरमीम की मंजूरी दी थी। यानी कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें जो 49 तरमीम है उसकी बाकायदा मंजूरी दी और मुश्तरका इजलास में आइन के आर्टिकल 243, जो कि आपको पता है कि सराखों पे जिसको बिठाना है, वो 243 की जो तफसीली मुशावरत है उसके बाद वो मंजूरी दी गई है। फिर आइनी अदालतों के क़याम की शेख, जो कि आपने देखा जो सुप्रीम इज़ नो मोर सुप्रीम, तो वही अदालतों की बात हम कर रहे हैं। आईनी अदालतों के क़याम की शेख की भी मंजूरी दे दी गई है और जो कमेटी ने ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के फ़ैसले की मुद्दत है वो 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर कर ली। यानी कि आपने देखा अदालतों में पेंडिंग केसेस कितने हैं, आपने उन पे काम नहीं किया, आपने बस ये तरमीम की मतलब मंजूरी और इसी से कंसर्न है। मतलब जो अदालतों में केसेस वो जब से बजाय इसके कि उसकी मुद्दत कम की जाए वो मज़ीद 6 माह से बढ़ाकर 1 साल की तरमीम मंजूर कर ली है और फिर 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने से उसे निपटा हुआ तस्वर किया जाएगा। आपने एड्रेस करना है उस इशू को और उसको निपटाना है, बजाय इसके कि उसको आप लेट गो करें। ये भी एक बात हमने देखी। फिर आप ज़राए के मुताबिक जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, जितनी भी पीपल्स पार्टी, ANP, ये सब जमातें हैं, इनके मुजव्वज़ा जो तरामीम है उस पर अब तक ये फैसला नहीं हो सका है, क्योंकि डेफिनेटली ओपोजिशन तो ओपोज करेगी। तो इन मुजव्वज़ा तरामीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ शामिल है। अच्छा, ये बहुत मामूली सी तजवीज़ है और ये मतलब काबिल अमल भी है, क्योंकि हुकूमत ने ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। ताहम जो बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया है। बिल्कुल, कुछ ज़रा ये कह रहे हैं, सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों तरामीम के अंदर मजीद गौर के बाद आज हतमी फैसला किया जाएगा। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान का मामला है। कि खैबर का नाम हटा दें, बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ कुछ चीज़ों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी बात कर लेते हैं कि वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद और सूबे के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर बनाने की गर्ज से जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, उसके लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की है। अच्छा, तमाम इत्तेहादी जो जमातें हैं उन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि मुल्क की जो तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अब इतवार के रोज़ यानी कि कल जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है आपके सामने रख देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत और इत्यादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में एक इशाइया दिया और ऑब्वियसली उस इशाइये के अंदर खाबे भी थे, ढाबे भी थे और कुछ खाने के साथ साथ कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो दूजा काम जो था वो उसके अंदर आपको बताते चलें कि इत्यादी जमातों के सेनेटर्स और वफाकी वज़रा समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान आवामी पार्टी और ANP के सेनेटर्स जो शरीक थे उनसे जो है वो
गुफ्तगू हुई है इन तमाम क्लॉज के ऊपर, जो कि आर्टिकल 243 है और 27वीं आईनी तरमीम है, इस पर बात की गई है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में जो इशाया दिया गया ना, आप वो बस मेन्यू सुनिए, क्योंकि मतलब उन्होंने जो मेन्यू था ना, उसने 27वीं आईनी तरमीम पर ना कहीं समझे कि वो कवर कर लिया, और वो मेन्यू से ना लोगों के दिल जीत लिया। इशाये में मेहमानों की तवाज़ुन के लिए चाप, मटन, कढ़ाई, फिश, पुलाव, पाए और बारबेक्यू समेत दीगर पकवानों से की गई है। तो इस मौके पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उन्होंने तमाम सेनेटर्स का खैर मकदम किया और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इनके ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मतलब ताउन जो कि मतलब पहले ही ले लिया कि हाँ बस आपकी मंजूरी हमारे लिए काफ़ी है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जितनी जमातें हैं, उनके सरबराहान के वो मशकूर हैं, क्योंकि जितनी भी इत्तेहादी जमातें उन्होंने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। कौमी सोच तो आपको पता है, मतलब पूरी नाफिजुल अमल होने जा रही है। बिल्कुल, जरा आगे बढ़ेंगे और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की बात कर लें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलालत के बाइस आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नून लीगी सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे, उनको सेहतियाबी दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत दे। उनकी तबीयत इस वक्त नासाज है व्यूअर्स, और उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है, और हो सकता है कि वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट भी कास्ट ना कर सकें। तो दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि उनके पास आईनी तरमीम के लिए जो मतलूबा 2/3 अक्सरियत है ना, 2/3 मेजॉरिटी, वो 27th अमेंडमेंट की मंजूरी के लिए पीर को ऐवान में पेश होने जा रही है। तो उनके पास जो 64 अरकान की तादाद है वो मौजूद है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी खबरें हैं, खासतौर पर आइन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे। आइनी तरमीम के मुताबिक आइनी अदालत का जो सरबराह है ना, बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेगा और आइनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। 27वीं आइनी तरमीम के सिलसिले में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने आइनी अदालत के क़याम की भी मंजूरी दे डाली है। और जो कायमा कमेटी है, उनके जो जजेस हैं, और उनके ट्रांसफ़र के हवाले से आइनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी है। और इस तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफ़र पर रजामंद नहीं होगा, उसे रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। मतलब ठीक है, आप जाएं, आपने ट्रांसफ़र नहीं होना, आप रिटायर्ड, तो रिटायर्ड जज की जो मराहत और पेंशन है वो उनको दे दी जाएगी। अब ANP है, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में अपनी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर जो वर्ड है वो हटाकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तरमीम पेश की है और मौक़िफ़ रखा है कि खैबर ज़िला है और जो दीगर सूबे हैं उसमें नाम के साथ ज़िले का नाम नहीं लिखा जाता। तो इजलास में जो जितने भी ज़ेरे इल्तिफ़ा मुक़दमात हैं उसके फ़ैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई और 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने पर इसे निमटा हुआ तस्वर किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और MQM की अगर बात करें तो MQM भी इस पूरे गेम के अंदर मामलात के अंदर शामिल है। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक कर लिया गया है। उन्होंने ये कहा था, ख़ास तौर पर जब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई थी MQM की पूरी डेलीगेशन की, तो उसके बाद जब केक कट गया था, सब में बढ़ गया था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने आके कहा था कि हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि हमारी जो तरजीहात है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो फंड्स आ रहे हैं NFC के ज़रिए, PFC के ज़रिए, वो एक लोकल बॉडी तक जो है वो मुंतकिल होने चाहिए। इस पर उनकी सुन ली गई है। जबकि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हो गया है। बलूचिस्तान असम्बली की कितनी नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी, इस पर बात उन्होंने भी बात की है। राइट, तो आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, जो सिंध हुकूमत है ना, वो फिर एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लाने जा रही है और वो है नया सिंध वाटर लॉ। इसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरू और सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ू ने उनसे वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई है और मुलाकात में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नज़ीर मेमन और दीगर अफसरान वो शरीक हुए और स्वाट मनसूबे और नए सिंध वाटर कानून की तैयारी में पेशरफ से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। और तर्जुमान के मुताबिक महकमे आबपाशी और सेडा के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी आइंदा माह तक कानूनी मुसवदे को खत्मी शक्ल देकर वज़ारत आबपाशी सिंध को पेश करेगी। अच्छा, वज़ीर आबपाशी अगर जाम खान शोरू की बात करें ना, तो अब ये सिंध वाटर लॉ आ रहा है, ये व्हाट इज़ दिस बेसिकली, इसके ऊपर ज़रा सा बात करेंगे। बट पहले आपको ये भी बता दें कि भाई काबीना और सिंध असम्बली ने जो मंजूरी देनी है ना, वो मंजूरी ली जाएगी इसके ऊपर लॉ के हवाले से कि व्हाट इज़ गोना हैपन। तो उनका ये कहना था कि ये कानून सिंध में पानी की मुनसिफाना तकसीम, वो जो मैंने कहा था ना वाटर लॉ क्या करेगा,
मुनसिफाना तकसीम होगी, बेहतर इंतज़ाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये ज़रूरी होगा। अब होगा ये कि सिंध में एक ही पहले इशू चल रहा है, कैनाल इशू। ये बहुत बड़ा इशू था कि इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। K4 मंसूबा अभी आप देखें कि उसको भी डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि उसकी एक शिक कराची में रखी जा रही है जो कराची वालों के लिए दर्द सरी बनने जा रही है। स्पेशली इस मॉर्निंग शो के अंदर कराची के अंदर एक न्यूज़ अभी आपको बताएंगे, हो सकता है वो आग लग के वायरल हो जाए। बात ये है कि सिंध लॉ की अगर बात करें ना, वाटर लॉ की, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कैनाल भी आ गई हैं, K4 भी आ गया है सिंध के अंदर। जो निज़ाम है पानी का, तरसील का, नहरों का, उस सारी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। यू आस्क्ड अबाउट K4 का मंसूबा, इसका आगाज़ होता है 2004-2005 के अंदर, और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि नेमतुल्लाह साहब ने नहीं किया, मुस्तफ़ा कमाल ने किया। नेमतुल्लाह साहब ने इसकी बुनियाद रखी, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने इसको गो थ्रू करना शुरू किया, और उसके बाद 2012 में जब ये सब कुछ वाइप आउट हो गया, एंड क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भी हटा दिए गए, मुशर्रफ साहब का दौर भी चले गया, उसके बाद से लेके अब तक ये K4 का मंसूबा जूं का तू वहीं पर है। अब कहीं कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर गलत है, कहीं कहते हैं इसका जो मैकेनिज्म है वो गलत है, सारी चीज़ें गलती की तरफ जा रही हैं। अच्छा, इस मंसूबे के ऊपर हम ये देखते हैं तकरीबन अरबों खरबों रुपए जो है वो दिए जा चुके हैं वफाक की जानिब से। अब वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई है, मटेरियल महंगा हो गया, तो दोबारा से हमें इसको बनाना है। तो बनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा लॉ या ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि हम फंड्स के ऊपर दोबारा इतने ज़्यादा फंड्स दे दें कि एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा फंड्स अगर दिए आपने, तो इस तरह का कोई चक्कर है। अब होने क्या जा रहा है कराची वालों के लिए, हसन स्क्वायर से लेकर नीपा चौरंगी तक आज के दिन से लेकर 30 दिसंबर तक ये रोड बंद कर दी गई। हाँ, मैंने सुना है कुछ 50 दिनों के लिए। तो ये तो बिल्कुल आम शाहराह है, इस पे से लोग नहीं गुजरेंगे तो फिर कहाँ से जाएंगे? कोई ऑल्टरनेटिव है? अब आप बात सुने ना कि ये हसन स्क्वायर से शुरू हो रहे हैं, एंड देन हम जा रहे हैं नीपा टूवर्ड्स, खासतौर पे कराची वाले समझ जाएंगे, कराची से बाहर के लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी चीजें, मैं कराची वालों से मुंतखब हूँ। हसन स्क्वायर से लेके नीपा तक, या फिर नीपा से लेके हसन स्क्वायर तक, दोनों जो ट्रैक्स हैं ना वो बंद कर दिए गए। 10 तारीख है आज, और आज से लेके 30 दिसंबर तक ये बंद किए जाएंगे फॉर 50 डेज। कर क्यों रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो BRT मंसूबा है, इसके नीचे एक हमने पानी की लाइन बिछानी है, और वो 94 इंच की भी लाइन बताई जा रही है और 72 इंच की लाइन भी बताई जा रही है। इस पानी की लाइन को बिछाने का मकसद ये होगा कि ये K4 वाला जो मंसूबा है उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आप समझ से बालातर है ये बात कि K4 मंसूबे के लिए अभी आप ये लाइंस तो डाल रहे हैं, 50 दिन का ये आपका पूरा टारगेट है कि 50 दिन में आपने करना है। 50 दिन तक कराची का ट्रैफिक कहाँ आप डाइवर्ट करेंगे? खासतौर पे वो लोग जो कि सेंट्रल से मलेरिया कोरंगी की तरफ आना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो सेंट्रल से ईस्ट की तरफ आना चाहते हैं, तो ये दोनों रोड्स पूरी तरह बंद होंगे। अब आप लोगों से गुजारिश है कि एटलीस्ट ऑल्टरनेट रूट करें। अच्छा, ऑल्टरनेट रूट का एक मसला है, आए दिन हम देखते हैं कि एक्सपो सेंटर के अंदर कोई ना कोई नुमाइश होती है, कोई ना कोई चीज होती है, विच वी अप्रिशिएट एक्चुअली, विच वी लव टू सी देम दोज इवेंट्स। लेकिन अगर कोई शख्स सेंट्रल से अगर जाता है ईस्ट की तरफ, तो उसको वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है एक्सपो सेंटर वाला, ताकि वो आगे जा सके ईस्ट में या फिर मलेरिया एयरपोर्ट की तरफ। ये जो रूट है, इस कदर अगर जैम होना शुरू हो गया एक्सपो सेंटर की वजह से या नेशनल स्टेडियम की वजह से, तो फिर आपको ऑल द वे पूरा घुमा के जाना पड़ेगा। नेशनल स्टेडियम जहां पर क्रिकेट मैचेस होते हैं, वो जगह किस तरह से रीचेबल होगी लोगों के लिए? लेट्स सी क्या होता है। हमने आपको जो खबर देनी थी वो आपको दे दी है। अब आपका काम है, अब आप किस तरह से बस 50 दिन के लिए भूल जाए यूनिवर्सिटी रोड ना, मतलब वहां। अच्छा, 50 दिन के लिए ये जो पूरा ट्रैक बंद किया ना, पूरे कराची का आप ट्रैफिक देखेंगे, इतना ज्यादा वियर्ड हो जाएगा। और उसमें बिलाल फिर ई चालान और ये सब चीजें भी, आप वही चीज एक चीज नाफिज करें तो पहले आप स्ट्रक्चर तो ठीक करें। आपने स्ट्रक्चर ठीक नहीं किया, रोड स्ट्रक्चर्स आपके इतने ज्यादा पैक्ड हैं, ऑलरेडी उस पर कंस्ट्रक्शन भी जारी है, तो ऐसे में आपका ई चालान इट्स नॉट वायबल। आई मीन कराची वाले तो पहले ही परेशान है आपकी रोडों की वजह से, और फिर जो है उन पर ई चालान भी लगा दो, तो समझे आपके के अंदर कब लोगों को सुकून से सांस लेने का मौका मिलेगा। सांस लेना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सांस की बीमारियां भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बढ़ने लगी हैं। मास्क पहन के बाहर निकले, इवन जो मट्टी है ना उसमें भी सीमेंट के ज़रात हैं, जो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा एरियाज हैं, वो सीमेंट के जो ज़रात हैं वो आपके फेफड़ों में जाते हैं। आपकी प्लास्टिक भी आप इनहेल बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर सेक्शन 144 के तहत मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर, यानी कि मोटरसाइकिल के ऊपर आप 2 लोग नहीं बैठ सकते, पाबंदी आयद कर दी गई है।
महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हाँ चलें हम तो ये बात करें बलूचिस्तान की, तो जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं, स्याह शीशे और धमाका खेज मवाद की नकलो हमल पर पाबंदी होगी। डेफिनेटली धमाके खेज मवाद कैसे आप लोग ले के जा सकते हैं। तो खैर अवामी मुकामात पर नकाब या चेहरा ढांपने पर भी पाबंदी आयद की गई है और बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पहले से पाबंदी है, तो 5 या इससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा और धरनों पर पहले से पाबंदी आयद है। तो ये जो पाबंदी है वो अमन अमान की सूरत हाल के बायस 30 नवंबर तक के नाफिज की गई है। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनली और इसराइल को शामिल कर लेते हैं। इसराइल को 11 साल बाद 2014 की गजा जंग में हलाक होने वाले फौजी लेफ्टिनेंट हदार गोल्डन की लाश वापस मिल चुकी है, जिसे हमास ने इस वक्त से अपने कब्जे में रखा हुआ था। इसराइली फ़ौजी के मुताबिक 23 साला लेफ्टिनेंट गोल्डन की बाज़ाब्ता शनाख्त कर ली गई है और अब उन्हें इसराइल में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वो वालिदैन, एक बहन, 2 भाइयों और मंगेतर को सोगवार छोड़ के जा चुके थे। हमास के अस्करी विंग ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान भी किया कि जंग बंदी मुआहदे के तहत वो लेफ्टिनेंट गोल्डन की लाश को वापस भी करेगा। अच्छा, ये काफ़ी सालों बाद इन्होंने रिटर्न किए, हैरत है। इन्होंने कहाँ प्रिजर्व की हुई होगी। तो मुआहदे के पहले मरहले में हमास अब तक 20 जिंदा यरगमालियों और 28 में से 24 जांबाक अफराद की लाशें वापस कर चुके हैं और इसराइली वज़ीर आज़म और सदर ने बताया कि वो गुज़िश्ता 11 साल से अपने दफातर में लेफ्टिनेंट गोल्डन की तस्वीर रखे हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बंदा था जिसकी लाश वापस की है। तो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक गोल्डन की वापसी के लिए गुज़िश्ता 1 दिहाई के दौरान खुफिया मालूमात और ज़मीनी कार्रवाइयों पर मबनी वसी कोशिशें की गई। बहरहाल लेकिन लाश हमास के कब्जे में थी, उन्होंने जब्ती नहीं दी। तो फौज ने गोल्डन के खानदान से ताज़ियत करते हुए कहा कि तमाम जांबाज यरगमालियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी रहेंगे। बिल्कुल, अब ज़रा मौसम की अंगड़ाइयों के हवाले से बात कर लेते हैं। मौसम कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है क्योंकि महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि मुल्क के बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौसम अब सर्द भी होगा और खुश्क भी होगा। आपको भी सर्द महसूस हो रहा है मौसम? बिल्कुल खुनकी है कराची में, सर्द, हल्की सी सर्दी भी कह सकते हैं और खुश्क तो बहुत है। मतलब इतना ड्राई वेदर है कि आज हमने इस पर एक अपने गेस्ट को भी बुलाया है, तो वो हमें स्किन से रिलेटेड बहुत सारी तजावीज़ पेश करेंगी। तो सुबह और रात के औकात में धुंध और स्मॉग छाए रहने का इम्कान बताया गया है और इस्लामाबाद गिरदुनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और जो सिंध है उसके बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। बिल्कुल, ताहम रात के औकात के अंदर ना हल्की सी खुनकी होती है, उसमें इजाफा हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट बलूचिस्तान। शिमाली और वस्ती जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उसमें मौसम सर्द तो है लेकिन साथ साथ खुश्क भी है। जबकि जो महकमा मौसमियात है वो कह रहे हैं कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही मौसम अल्लाह करके कराची में चलो ये नहीं कह सकते कि सर्दी आई ऑफिशियली, अभी ऑफिशियली सर्दी आना बाकी है, लेकिन जो गर्मी की जो लू और वो खत्म हो गई। कल तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुई। मैंने काफी टाइम बाद ये थोड़ा सा गर्म सूट निकाला है। मैंने कहा चलो शुक्र है अब यानी कि मौसम चेंज हुआ तो अच्छा लग रहा है, अब कुछ भी नया पहन। लेकिन अब कल से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि दोपहर के अंदर जो धूप होती है उस धूप में भी हल्की सी जो हवाएं चल रही है ना, हवाओं में एक ठंड है, एक हल्की सी ठंडी सी सरसराहट है और एक इम्तिजाज है एक गर्म धूप का और ठंडी हवाओं का। बहरहाल इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कुछ लाइफस्टाइल अपडेट्स की, क्योंकि एक विटामिन ऐसा है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और वो है विटामिन सी। एक ऐसा विटामिन है जो जिस्म के लिए निहायत इम्पोर्टेंस रखता है। ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको, निज़ाम को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, ज़ख़म भरने में मदद देता है। कुछ लोगों के लगाए हुए ज़ख़म होते हैं ना जो दिल से दिल पर आकर लगते हैं, तो वो ज़ख़म भी भर देता है ये विटामिन सी। और जल्द, हड्डियों, खून की सेहत के लिए अहम किरदार अदा करता है। मतलब ओवरऑल फंक्शन में आपको मदद करता है। तो विटामिन सी की कमी के नतीजे में जो जिस्म में मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसे जल्द पर खुश्की या कमज़ोरी, थकन, मसूड़ों से खून आना, यानी पायरिया वाले मर्ज भी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो आई रिमेंबर कभी कभार मसूड़े से खून आता था तो डॉक्टर विटामिन सी की टैबलेट्स खाने को देती थी। मैं ये सोचती थी इसका क्या ताल्लुक, तो ये ताल्लुक है। ठीक है, तो छोटे मोटे जो ज़ख़म हैं उससे भरते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और बार बार बीमार होना, ये भी विटामिन सी से ये कमी पूरी हो जाती है। जोड़ों में जो दर्द होता है, सूजन होती है, तो विटामिन सी को कुदरती तौर पर मुख्तलिफ फलों और सब्जियों से हासिल किया जा सकता है, जैसे लेमन और माल्टा, संतरा, कीनू जो कि अभी मौसम में आने वाला भी है। तो और ये सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो विटामिन की रिच सोर्सेज हैं। स्ट्रॉबेरी है, आम है, पपीता है, शिमला मिर्च भी और ब्रोकली। तो ये हरी पत्तियों वाले जितने हैं, और अगर खुराक से विटामिन सी ना मिल सके तो डॉक्टर की मुशावरत से सप्लीमेंट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल, विटामिन सी की जो कमी होती है उससे बचाव के लिए रोज़ाना आप फल और सब्जियां ज़रूर खाएं, कोई भी खाएं। सब्जियों के अंदर होता है विटामिन सी, जैसे बताया अफशीन ने। सब्जियों को ज़्यादा देर तक उबालने से गुरेज करें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन ज़ाया हो जो जाता है वो चीज़ है इंपॉर्टेंट, कि हम इतना उबाल देते हैं कि उनका जो सारा रस होता है वो सारा जूस उस पानी में चले जाता है, पानी आप फेंक देते हैं और फिर आप ऐसी सब्जी खाते हैं जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर्स की हिदायत के हिसाब से इस्तेमाल करें। अच्छा, मुनासिब नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है, पानी को पीना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो तनाव को कम करती हैं और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल, याद रखें आप लोगों के विटामिन सी की कमी छोटे इक़दामात से रोकी जा सकती है, जैसे आज अपने रोज़मर्रा खाने में फल सब्जियां शामिल करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करें। अच्छा, ये विटामिन की जो कमी होती है ना, इसको एक तो आप एक्सटर्नली पूरा करते हैं, फिर ओरली पूरा करते हैं। एक टॉपिक बड़ा अच्छा इसके अंदर आया, नींद को पूरा करना है। मैंने खुद ज़्यादा तौर पर ना विटनेस की हैं चीज़ें, एक्सपीरियंस की हैं कि आप 8 घंटे की किसी दिन नींद लेके देखें। एग्जैक्टली आप देखें कि 12 बजे अगर आप सो रहे हैं और सुबह 8 बजे आप उठ रहे हैं, 12 बजे सो कैसे रहे हैं? यानी कि आपने मोबाइल फ़ोन को रख दिया बंद करके, आप आंखें बंद करके लेट गए और आपको पता है कि अब इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया तो नींद आ जाए। बिल्कुल, जब मतलब आप नींद 8 को बजे आप उठेंगे ना, हाँ। तो आपके 2-3 दिन बड़े अच्छे आप फील करते मैं हैं, यही हेल्दी कहती हूँ, फील करते हैं। नींद तो आपका बेसिक चीज़ है ना, यानी से आपका नर्वस सिस्टम, आपका तमाम सिस्टम्स एक जगह आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है ना, अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो बिलाल आज हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल, आज हम लेके जा रहे हैं क्योंकि मंडे है, हमने सोचा आज कोई थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं, क्योंकि वीकेंड के ऊपर आप लोगों ने आराम किया होगा। थोड़ा सा लंबा भी अगर आपको चलाएंगे तो चल के चले जाएंगे आप लोग। पूरी टीम मेरी एनटीएन की, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोग को एक दिन यहाँ पे लेके ज़रूर जाऊँगा। पहले आप देखें, फिर बताइएगा लेके जाने वाली जगह है कि नहीं। ऐसी जगह जहाँ पर सरसब्ज घास से ढके नर्म और मुलायम किस्म के मैदान है, रंग बिरंगे फूलों की महक है, शफाफ नदियों का मधुर जो है वो बहाव है, झरना और हाँ, क्या क्या कितना तो I'm खूबसूरत talking चीजें about होती हैं। फेरी मीडोज। अच्छा, फेरी मीडोज के ऊपर फेरी मेडोज नाम से ही इतना प्यारा लग रहा है, यानी कि परियों की कोई जगह है, मतलब कितनी खूबसूरत वो जगह होगी। आप इसको उर्दू में कह सकते हैं फेरी परिस्तान। मेडोज इसको नाम दिया गया है। लेट्स टॉक अबाउट परिस्तान और फेरी मीडोज के ऊपर एक रिपोर्ट है। इतनी खूबसूरत जगह पाकिस्तान में मौजूद है, जिसने डिस्कवर नहीं की, वो हमारे ये देखकर रिपोर्ट अंदाज़ा लगा सकता है कि जब वो वहाँ जाएगा तो कितनी खूबसूरत जगह को डिस्कवर करेगा। और सबसे बढ़कर ये कि जो बिलाल ने इस पर पीछे वॉइस ओवर की, उसमें 4 चांद लगा दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि मैं पाकिस्तान कम घुमा हूँ, पाकिस्तान से बाहर अल्लाह ताला ने ज़्यादा घुमाया, तो मैं इतना अफसोस कर रहा होता हूँ कि मैं क्यों बाहर घूमा। मुझे पाकिस्तान पहले घूमना चाहिए था। पाकिस्तान का टूरिज्म इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अच्छा। अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि दिखाने का मकसद ये होता है कि कभी कभार अगर प्लान बने तो फेरी मीडोज ज़रूर जाएं, शीश महल ज़रूर देखें। इसी तरह जो हमने आपको शांगा मांगा के जंगलात दिखाएं, रोज़ाना एक टॉपिक बता रहे होते हैं आपको कि यहाँ जाना है। पाकिस्तान से बाहर नहीं बताते, पाकिस्तान के टॉपिक्स बताते हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हमारी खूबसूरत सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम स्किन के बारे में, कुछ ग्लो के बारे में और कुछ सर्दियों पर आने वाली स्किन की जो बीमारियां उसके हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, स्किन केयर रूटीन पर हम बात करने जा रहे हैं अपनी गेस्ट से अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस वक्त यहाँ पर हुआ है वक्त एक ब्रेक। स्टे विद अस।